हेलो, नमस्ते। मैथ्स विथ अमित आनंद में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एनटीपीसी के जो लेवल 4 और 6 के जो आंसर किए आए हैं उसके जितने भी मैथ्स क्वेश्चन हैं उसके सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। पार्ट 1 पार्ट 2 आप लोग देख चुके हैं, ये पार्ट 3 है उसका। तो सीरीज़ बढ़ा रहे हैं अपने। जैसे ही सीरीज़ ख़त्म होगा तो बेस्ट क्वेश्चन की सीरीज़ लाएंगे या फिर टॉपिक वाइज भी चलेंगे। टॉपिक वाइज हर टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। अभी तो आप एनटीपीसी के जितने आंसर किए हैं, जिसके मैथ्स में जितने क्वेश्चन आए उसका बेस्ट सॉल्यूशन तो आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। आशा करता हूँ कि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा होगा और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला आप लोग की तरफ से। तो चलिए पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? ए डीलर सेल्स एन आर्टिकल एट RS 403 रुपये 20 पैसे आफ्टर ऑफरिंग अ डिस्काउंट ऑफ 16% ऑन इट्स मार्क्ड प्राइस. Had he not offered any discount, he would have earned a profit of 28% on the cost price of the article. What is the cost price in RS of the article? मतलब कोई एक डीलर है, कोई वस्तु है, उसके अंकित मूल्य पे, मार्क प्राइस पे उसने 16% की छूट दिया। छूट देने के बाद वो 403 रुपये 20 पैसे में बेच रहा है सामान। अगर उसने कोई छूट नहीं दिया होता तो उसको 128% का लाभ होता, तो उसको 128% का लाभ होता। तो बताना है कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है। तो क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे? क्वेश्चन को ऐसे बनाएंगे कि इसने बोला है कि 16% की छूट दी है मार्क प्राइस पे। तो कोई सामान 16% पे छूट देने का मतलब है कि 100 से 84 में बेचना। 16% छूट का मतलब है कि 100 रुपये का वस्तु रहा होगा, 84 में बेचा होगा, तो 16% की छूट हो गई होगी। तो भैया बेचा कितने में है? तो आप बोलेंगे 403 रुपये 20 पैसे। और इसको 100 रुपये का सामान था और 84 में बेच दिया। तो इस विधि से क्या होगा? इस तरीके से मेरे को मार्क प्राइस पता चल जाएगा, MP पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर मैं मार्क प्राइस पे ही सामान बेचूं तो मुझे 28% का लाभ होगा। यानी कि अगर मार्क प्राइस मेरा CP अगर 100 है तो मुझे 128 मिलना चाहिए, तब तो 28% का लाभ होगा। तो यानी कि ये क्या निकल के आया है? ये तो अपना मार्क प्राइस निकल के आया है। तो मार्क प्राइस पे मुझे 28% का लाभ चाहिए। मतलब 100 का सामान होगा तो उसको 128 में बेचेंगे। अब एक तरीका है इस क्वेश्चन को बनाने का, या तो अब इस क्वेश्चन को काटिए उटिए और आंसर निकाल के लाइए, जो आएगा वही आंसर होगा। लेकिन हम लोग को पता है कि भैया डिजिट सम लगाना है। तो डिजिट सम कैसे लगाते हैं वो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, तो वो मैं करके दिखाता हूँ कैसे। ये 8 और ये 1 9 बन रहा है, हटा दिए तो डिजिट सम इसका क्या होगा? 2 हो गया। इधर आते हैं, 8 4 12, 12 का मतलब हो गया 2 1 3, तो नीचे में कितना बन गया? 3 बन गया। ठीक है, ऊपर में क्या होगा? देखिए ऊपर में 4 3 7, 7 और 2 9, 9 में 1 से गुना करें फिर 1 से गुना करें तो 9 ही आना है। ठीक है, तो कितना आया? तो साइड में देख लेते हैं अपने। 9 हो गया, ये 3 हो गया और इनटू में हो गया 2। आपको मैं सिखा चुका हूँ, जब भी अगर बेस में 3 आता है डिजिट सम में तो उसको ऊपर नीचे 3 से काट लेते हैं। तो काटेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर 3, ऊपर में 3, तो ऊपर में 3 बचेगा। अब तो बेस में 2 है ना, और बेस वाले को क्या बताया था मैंने कि बेस में जो भी होगा उसको 1 बनाते हैं। तो जैसे ही 1 बनाने की बात हुई तो ऊपर नीचे क्या करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो कर लेते हैं 5 से मल्टीप्लाई। जैसे ही 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाला 5 दूनी 10 होके 101 बन जाएगा। तो ऊपर में बचेगा क्या ना? 5 3 15, 15 को जोड़ेंगे 5 1 को तो बचेगा 6। यानी कि जो भी मेरा ऑप्शन होगा वो 6 बनाना चाहिए, तो ही वो मेरा आंसर होगा। देखते हैं ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन में पहला ऑप्शन 5 5 और 3 मिलके 8 बना रहा है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। ऊपर 8 4 12, 8 4 12 का मतलब है 2 1 3, तो ये तो मेरा आंसर नहीं होगा। इधर आते हैं, 7 3 10, 5 15 का मतलब हो गया 5 1 6 और इधर हो गया 4, यानी कि मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, क्योंकि यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है। मैंने किया क्या? क्वेश्चन में कुछ था नहीं। एक्चुअली क्या था कि कोई सामान है जो MP पे मार्क प्राइस पे 16% की छूट में मिल रही है। 16% छूट का मतलब होता है 100 का सामान था, वो सामान 84 में दिया। तो जो मैंने तरीका लगाया उससे मुझे MP पता चल जाएगा। फिर बोल रहा है कि अगर हम MP पे ही बेच देते सामान को, मार्क प्राइस पे ही सामान को बेच दें, तो मुझे 28% का लाभ होगा। मतलब कि 100 रुपये का सामान 128 में बिकेगा। तो यानी कि हम इस तरीके से निकालेंगे, फिर डिजिट सम लगाएं, आंसर आ गया और क्वेश्चन हो गया ख़त्म। या तो आप काट के बना ले या फिर डिजिट सम से बनाए। डिजिट सम मुझे बेस्ट लगता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन में डिजिट सम का यूज किया। और ये क्वेश्चन सब NTPC में आ चुका है। ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये सारा क्वेश्चन NTPC में आया है, और NTPC के क्वेश्चन को कैसे डिजिट सम से सॉल्व करते हैं ये मैं आपको सिखा रहा हूँ। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो मेरे सामने क्वेश्चन नंबर 2,
ये फिर से आ गया सीआई का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोल रहा है कि 3 वर्षों के लिए निवेश की गई राशि पर 20% वार्षिक सीआई पर देय ब्याज और समान अवधि के लिए 20% साधारण ब्याज के बीच का अंतर 448 रुपये है। तो निवेश की गई राशि क्या है? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि कोई राशि है, उसको 20% सीआई पे भी देते हैं और 20% एसआई पे भी देते हैं, मतलब 20% कंपाउंड इंटरेस्ट पे और 20% सिंपल इंटरेस्ट पे। तो दोनों को देते हैं 3 साल के लिए। तो 3 साल में दोनों के बीच जो हमको मिलेगा इंटरेस्ट, उसका डिफरेंस है 448 रुपये। तो आप ये बताएंगे कि जो राशि है मेरा वो क्या है। तो अभी को पता होगा क्या, 3 साल पे जो 20% है, अभी मैं जब सीआई और एसआई का क्लास लूँगा तो आपको सब समझ में आएगा। अभी के लिए बता रहा हूँ कि अगर 20% अगर है इंटरेस्ट रेट, तो 20% जो एसआई है वो तो हर साल सेम ही रहेगा। तो 20% से ये बन जाता है 60%। जो एसआई है 20% से 3 साल में बन जाएगा 60%। और जो सीआई है वो 20% से 3 साल में बनता है 72.8%। ठीक है, अब ये आपको याद तो होगा नहीं। एक्चुअली में क्या है कि आपको याद करना है, फिर भी याद नहीं हो तो बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। आप सक्सेसफुल मेथड तरीके से निकाल सकते हैं कि 72.8% कैसे आएगा 20% 3 साल में सीआई पे। वैसे मेरे पास ना एक फॉर्मूला है इसका, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो है क्या कि 0.3a² और फिर AQ, ऐसे करना है आपको। और ये जितने भी है ना, ये चाहे ये हो AQ हो या फिर 3a² हो, ये जो भी करेंगे ये डबल डिजिट में आएगा। तो डबल डिजिट करके देखते हैं। तो 20% है तो भैया 20 का क्यूब क्या हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 20 का क्यूब तो 8000 होता है। तो 8000 में हमने क्या बोला कि डबल डिजिट ही लेंगे। डबल डिजिट के अलावा बाकी जो भी होगा वह कैरी चला जाएगा आगे। तो 8000 में से लास्ट का डबल डिजिट क्या बचेगा? 00। तो 00 रखेंगे। कैरी क्या चला गया? तब बोलेंगे भैया कैरी तो अपने 80 चला गया। फिर आगे आते हैं, ए का वैल्यू क्या है? 20 है। तो 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 400। 400 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 1200। लेकिन 80 तो मेरा कैरी है, तो 1200 में 80 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1280। लेकिन मैंने क्या बोला कि लास्ट का 2 डिजिट ही लेंगे, तो यहाँ पर 1280 में से 80 लेंगे तो फिर 12 अपना कैरी चला जाएगा, जो कि आगे आ जाएगा। तो उसको बोलते हैं 12। तो यानी कि ये परसेंट कितना बन गया? तो आप बोलेंगे 12.8%। ये डिफरेंस हो जाएगा। डिफरेंस, जैसे ही डिफरेंस निकालते हैं तो इस तरीके से अपना डिफरेंस निकाल लेते हैं। बाकी मैं ज़्यादा डिटेल्स इसकी सीआई क्लास में लूँगा। तो आपको इतना समझ में आ गया कि 3 साल में जो एसआई और सीआई का डिफरेंस है 20% पे, वो डिफरेंस कितना आता है? ये इसको मैं लिख देता हूँ, ये डिफरेंस आता है। यहाँ से भी डिफरेंस आप करेंगे तो उतना ही आना है, 12.8%। ठीक है, फिर क्या हुआ कि ये जो 12.8% मेरा डिफरेंस आया है, तो ये डिफरेंस तो परसेंट में है 12.8%, लेकिन आपको पता है कि ये दिया कितना है, तो आप बोलेंगे 448 रुपये। सिंपल सी बात है कि ये डिफरेंस परसेंटेज में इतना है पर दिया इतना है, तो मेरे को 100% का वैल्यू निकालना है। तो या तो आप काट कूट के आंसर निकाल दीजिए, या फिर अपने पास डिजिट सम का तरीका है तो डिजिट सम से निकालेंगे। चलिए करते हैं। 8 को काटेंगे तो ये एक 9 बन जाएगा, इसको हटा दीजिए। डिजिट सम इसका हो गया 2 इधर से उठ के तो इसको इसके बट्टा में चलाएगा, तो इसके बेस में कर देते हैं। यहाँ देखते हैं ऊपर में क्या बचेगा, 4 4 8 8 8 16, 16 का मतलब है 6 1 7, तो ऊपर में क्या बच गया 7, तो ये आ गया 7/2। अब मेरे को पता है कि नीचे में बेस में 1 करते हैं, तो 1 करने के लिए ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो नीचे तो 1 बन गया, तो कोई मतलब ही नहीं है। ऊपर में हो गया 7 × 5 = 35, 35 का मतलब है 3 और 5 मिलके 8 बन गया। तो देखते हैं ऑप्शन में कहाँ 8 बन रहा है, जहाँ 8 बनेगा वो अपना आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन ए पे हो गया 5 3 8 8 7 15, तो ये बन गया 6। चलिए आगे करते हैं। ये तो भैया 4 है ही, आगे करते हैं। ये हो गया 8, पकड़ा गया, यही अपना आंसर है। फिर भी आगे देख लेते हैं। ये हो गया 3, तो डिजिट सम लगाया, कुछ नहीं था। इस क्वेश्चन में था कि 20% सीआई पे उसने दिया, 20% एसआई पे भी दिया, दोनों का डिफरेंस आया 448 को। तो करेंगे कैसे? 20% पे 3 साल का जो है सीआई मेरे को पता है कि 72.8% होता है, आप सक्सेसिव से निकाल सकते हैं, और 1-2 और फार्मूला भी होता है जिससे आप निकाल सकते हैं। और 20% पे एसआई जो होता है हर साल समान होता है, तो हर साल 20% पे वो 60% बनाएगा। और डिफरेंस की बात करते हैं तो डिफरेंस के लिए मैंने एक फार्मूला बताया, 0.3a² और a³। ऐसे करेंगे तो अपने डिफरेंस आ जाएगा 12.8%, तो डिफरेंस तो 12.8% में आया है, तो 12.8% का वैल्यू जो है 448 रुपये है। तो अपना लगा देंगे डिजिट सम और आंसर ला देंगे, तो हो गया आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। बहुत बढ़िया, एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है।
अवड़ा 74 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ए से बी की यात्रा करती है और बी से ए तक उसी मार्ग से 111 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटती है, तो दो तरफा यात्रा के दौरान उसकी औसत गति क्या थी। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक फार्मूला होता है। जब भी एवरेज स्पीड पूछता है तो एवरेज स्पीड का फार्मूला एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है कि 2 इंटू ए इंटू बी बाई ए प्लस बी। तो ये एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है। इस फार्मूला से हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो करेंगे क्या इसमें, भैया इन्हें कहा है कि एवरेज स्पीड निकालना है, तो ये ए और बी क्या है, ए और बी इसका स्पीड है, जिस स्पीड से वो जा रही है, तो ये एवरेज स्पीड निकलता है। तो क्या करेंगे, 2 इंटू 74 इंटू 111 बट्टे में दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 1 5 7 1 8 185 185। तो एक तरीका क्या है कि ऊपर नीचे काटिए और आंसर ला दीजिए। नॉर्मली तरीके से आंसर आ ही जाएगा, लेकिन अगर डिजिट सम का यूज करेंगे तो कैसे यूज करते हैं, देखो डिजिट सम सिखाना है मेरे को ना, तो डिजिट सम सिखा रहे हैं। हालांकि ऐसे भी बन जाएगा ये क्वेश्चन, पर डिजिट सम सिखाता हूँ मैं कैसे बनेगा। देखिए ये 8 1 9 हो गया, तो नीचे में तो 5 बच गया, ऊपर में करेंगे देखते हैं। ये हो गया 7 4 11, 11 का मतलब 1 1 2 हो गया, तो ये 2 बन गया। फिर यहाँ पे 1 1 1, तो क्या हो गया, ये 3 हो गया। तो गुना करते हैं, 2 दूनी 4 4 3 12, 12 का मतलब हो गया 2 1 3, तो ये फिर से 3 आ गया, नीचे में हो गया 5 और 5 नीचे में आया, नीचे वाले को 1 बनाते हैं। तो 1 बनाने के लिए ऊपर नीचे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो भैया नीचे वाला तो हो गया 1 खत्म। तो ये 5 दूनी 10 होगा, 10 को 1 0 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा। तो ऊपर में कितना बच गया, 6। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन है जिसका डिजिट सम 6 बन रहा है। तो देखते हैं भाई, 9 तो कट ही जाएगा, 5 2 7, तो इसका डिजिट सम कितना हो गया, 7। नीचे आते हैं, 8 3 24, 24 का मतलब है 2 4 6। चलिए इस पे आते हैं, 8 5 13 7 20, 20 का मतलब है 2, यहाँ पे हो गया 9, 9 का मतलब 0। तो आंसर मेरा हो जाएगा ऑप्शन बी, ख़त्म। और वैसे इस क्वेश्चन को काट कूट के बना सकते हैं, क्योंकि काटना भी इस क्वेश्चन को आसान है। तो क्वेश्चन में है क्या, ऐसे लिखा हुआ है 2 इंटू 74 इंटू 111 डिवाइडेड बाई, दोनों को जोड़ के 185। आपको अच्छा एक बात और है, 111 देख के दिमाग में कुछ घूम रहा है क्या, 111 एक यूनिक नंबर है, इसको आप याद रखेंगे कि 37 एक प्राइम नंबर है, इसको 3 भी एक प्राइम नंबर है, दोनों को अगर गुना करते हैं तो ये 111 आता है। ये बहुत ही यूनिक नंबर है, आप इसको दिमाग में रख लेंगे। 37 इंटू 3 111 बनाता है, इसका यूज बहुत जगह होगा। ठीक है, कितना बार क्या होगा ना कि क्वेश्चन में आपको ऐसे आएगा, 37 को 12 से गुना करना है, तो आप 12 से गुना करेंगे क्या, नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि 37 इंटू 3 क्या होता है, 111 होता है, 111 होता है। तो ये 3 का 4 गुना ही तो है, तो जो आंसर होगा इसका 4 गुना होगा, इसका मतलब हो जाएगा 4 4 4, खत्म। तो ये 37 इंटू 3 111 होता है, ये आप दिमाग में रखेंगे। मैं स्टार लिख देता हूँ इस पर, दिमाग में इसको रख लीजिएगा। बाकी इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, इसको भी काट सकते हैं, इसको भी काट सकते हैं, काटते हैं इसको। 37 दूनी 74 होता है, 37 25 185 होता है। अब गुना कीजिए और 5 से डिवाइड कर दीजिए, या फिर नीचे वाले को 10 बनाने के लिए ऊपर नीचे से 2 से गुना, ऊपर में 2 से गुना कर लेते हैं। 2 गुने 2 गुने 2 मतलब 8, 8 गुने 111 का मतलब है 888, और 5 दूनी का मतलब है 10, 10 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 88.8 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन हो गया ख़त्म। देखिए ये क्वेश्चन ऐसे काट के ही बना सकते हैं, आसान ही था, लेकिन डिजिट सम का यूज भी सिखाना है मुझे, इसलिए मैंने डिजिट सम का यूज सिखा दिया इस क्वेश्चन में। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है किसी संख्या का 23.5% जो है 11.75 है, तो संख्या क्या है, मतलब किसी भी संख्या का 23.5% का वैल्यू दिया है 11.75। हालांकि ये देख के समझ में आ रहा है कि इसका कितना गुना है, इसका ये 5 गुना है, तो आंसर तो 50 ही होने वाला है। फिर भी देखते हैं डिजिट सम का यूज कैसे करते हैं। डिजिट सम का यूज हालांकि करने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, फिर भी करके दिखाते हैं। तो ये कितना हो जाएगा भैया, तो आप बोलेंगे 5 3 8 2 10 का मतलब 1 हो गया। इधर देखते हैं, 1 1 2 2 7 9 बन गया, 9 खत्म, तो बच गया 5, 1 का वैल्यू 5, तो 5/1 का मतलब ही तो 5 ही आएगा। तो जो ऑप्शन होगा उसका डिजिट सम 5 आना चाहिए। तो देखते हैं, ये 5 0 बन के 5 बन रहा है, ये 6 बन रहा है, ये 4 बन रहा है, ये 8 बन रहा है, तो आंसर वैसे भी यही होना है। तो
ये तो काट के वैसे भी बना सकते हैं, क्योंकि 5 का मल्टीपल है तो ऐसे भी 5 आ जाना है। फिर भी आप डिजिट सम जानना जरूरी है, इसलिए मैंने डिजिट सम का यूज सिखा दिया इस क्वेश्चन में। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हाँ, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, एक अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। इसने कहा है कि ABCD इज ए रेक्टेंगल है विथ AB इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। O is the center of circle touching the three sides AB, BC and CD of the rectangle ABCD. Find the area in centimeter square of triangle OBC. तो क्वेश्चन को बनाया कैसे? तो पहले अपन एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। दरअसल अभी मैं नया हूँ तो मुझे इतना कुछ ड्राइंग करने इस पर आ नहीं रहा है, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। तो ये रेक्टेंगल में बना रहा हूँ, ज़रा एक मिनट। आप लोग बस मान लेना कि रेक्टेंगल है ये, क्योंकि उतना ड्राइंग करने मुझे इस पर आ नहीं रहा है। चलिए, इस पर एक सर्कल है, तो सर्कल चलिए, तो ये रेक्टेंगल है जिसका नाम है ABC और D। इसने बोला है कि AB जो है वो है 10 सेंटीमीटर, BC जो है 8 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये भी 8 हो जाएगा और ये भी 10 हो जाएगा। ठीक है, तो बोला त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालने के लिए फाइंड, सॉरी हिंदी में गलती है, यहाँ पे ABC नहीं होगा, दरअसल OBC का क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है OBC का। तो OBC कहने का मतलब इस सर्कल का जो केंद्र है वो है O। तो OBC का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो इसको इससे सेंटर से मैच करिए। अभी ना डायग्राम पर मत जाइएगा, क्योंकि डायग्राम तो ऐसा खराब बन रहा है मेरा। एक्चुअली इसका नॉलेज नहीं है कि इस पर करते कैसे। भी नया स्टार्ट किया मैंने वीडियो बनाना, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है ड्राइंग में। चलिए फिर भी करते हैं। तो बताइए कि इस सर्किल का रेडियस क्या होगा? तो रेडियस BC के बराबर होगा, डायमीटर क्या होगा? BC के बराबर होगा, BC के इक्वल होगा। यानी कि अगर ये 8 है तो ये पूरा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों मिल ये 4 हो जाएगा। तो रेडियस 4 का मतलब है यहाँ से अगर हम इस पर लाइन ड्रॉ करें 90 डिग्री परपेंडिकुलर डालें तो ये भी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, एक मिनट हो जाइए, अब हम बात करते हैं इस त्रिभुज की। तो ये त्रिभुज को देखिए ध्यान से आप लोग, इस त्रिभुज को ध्यान से देखिए। तो ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज में ये इसका क्या है? तब बोलेंगे हाइट है। जब मुझे हाइट पता है, बेस पता है, ये 4 ही होगा ना। तो इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? एरिया निकालते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस का मतलब हो गया इस ट्रायंगल का बेस कितना है? तब बोलेंगे 8, तो यहाँ पर 8 रख दीजिए। हाइट तो मैंने निकाल लिया, हाइट तो इसके रेडियस के बराबर होगा सर्किल के। सर्किल का रेडियस कितना है? 4, तो हाइट भी हो जाएगा 4। तो काटेंगे तो हो जाएगा 2 से 2 कट गया, तो 2 से 2 कट गया, तो आंसर हो गया 8 दूनी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ख़त्म। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। देखिए मैंने किया कुछ नहीं है, बस एक रेक्टेंगल बनाया। एक्चुअली डायग्राम परफेक्ट नहीं है पर आप समझ लेंगे। इसने कहा कि रेक्टेंगल में ना एक सर्किल है जो AB, BC और CD को टच करता है, तो टच करते हुए बना दिए। तो आपको पता है कि जो सर्कल का डायमीटर होगा वो 8 सेंटीमीटर के बराबर होगा। डायमीटर का मतलब है कि 4 इसका रेडियस होगा। तो इस ट्रायंगल का भी जो हाइट होगा वो तो 4 ही आने वाला है, तो 4 ही आ गया। तो एरिया कैसे निकालते हैं? 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 हो गया। बेस तो 8 है, फिर 4 है, फिर गुना करेंगे, काटेंगे, तो आंसर आ गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। तो आए क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5,000 रुपये के कुल राशि में से दानिश ने 12 प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर और शेष भाग 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर निवेश किया। यदि 2 वर्षों में दानिश को अर्जित कुल ब्याज 1072 रुपये के बराबर है तो दानिश ने प्रति वर्ष 12% साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि कितनी थी? क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन तो आसान है। तो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है कि कोई राशि है 5,000 रुपया, उसको 2 भाग में बांटता है। तो हम मान लेते हैं कि भाग A है और भाग B है। तो उसने बोला कि A वाला जो भाग है ना उसको 12% साधारण ब्याज, A वाले को 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देता है और B वाले को 10% इंटरेस्ट रेट पे देता है। ठीक है, आप एक बात बताइए, इसमें 12%
इसको इसने 12% पे दिया है, इसने 10% पे दिया है, तो क्या 12 को लिख सकते हैं 10 + 2? इसका मतलब है 10% तो दोनों पे लगने वाला है, ठीक है। अच्छा, ये जो 2 साल में ब्याज कितना आया है, तो 2 साल में आया है 1072 रुपये, ठीक है। तो 1 साल में कितने आएगा, तो आप बोलेंगे 1 साल में आएगा 536 रुपये, ठीक है। तो अगर हम ये दोनों राशि मिलके तो 5 ही हज़ार है ना, ठीक है, और दोनों पे 10% तो ब्याज लग ही रहा है, यानी कि अगर हम 5000 पे अगर 10% निकाले तो कितना आ रहा है, तो आप बोलेंगे 500 आ रहा है। तो 500 आ रहा है, लेकिन आ कितना रहा है 1 साल पे 36, तो ये जो 36 रुपये एक्स्ट्रा आ रहा है, एक्स्ट्रा ये 36 रुपये क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा आ रहा है। तो 36 रुपये एक्स्ट्रा किसके कारण आ रहा है, तो आप बोलेंगे जो ए का 2%, ए को 2% एक्स्ट्रा पे दिए है ना, इसके कारण 36% आ रहा है। तो आप बोलेंगे जो ए को 2% जो एक्स्ट्रा दिए हैं ब्याज, तो इस पर मेरे को कितना आ रहा है, 36% आ रहा है। तो टोटल ए का ए टोटल कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 36/2 × 100, जो काटेंगे तो आ जाएगा 18 दूनी 36, मतलब आ जाएगा 1800 रुपये। यानी कि ए को इसने दिया 1800 रुपये। अगर क्वेश्चन में पूछता कि जो 10% पे दिए है वो कितना था, तो भैया कुछ नहीं, 5000 में से 1800 घटा लेते हैं, जो आता वही आंसर होता। क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन में इसने कहा है कि 12% पे दिया एक को और एक को दिया 10% पे। 10% तो दोनों में छुपा हुआ है, और 500 का 10% होता कितना है, तो 500, लेकिन हुआ कितना है 1 साल में 536। 36 रुपये एक्स्ट्रा आया। 36 रुपये एक्स्ट्रा किसके कारण आया, उसने ए पे 2 रुपये एक्स्ट्रा लगाए हैं ब्याज, तो 2% एक्स्ट्रा कारण 36 रुपये आया है। तो टोटल ए कितना बनेगा, 36/2 × 100, इसका मतलब 1800। क्वेश्चन हो गया खत्म। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये भी क्वेश्चन ईजी है, क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस का है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि राम ने एक वस्तु के अंकित मूल्य पे 10% की छूट दी, फिर भी उसे 12.5% का लाभ हुआ, तो यदि वह वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचता तो राम को कितना लाभ होता। तो देखिए, बोला कि अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस पे 10% की छूट दी, मतलब हम कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे CP हो गया, ये हो गया SP, और ये हो गया मार्क प्राइस मतलब MP। बोला मार्क प्राइस पे 10% की छूट दी। मैं आपको समझा दूँ कि 10% का मतलब होता है 1/10। तो 10 रुपये 1 रुपया छूट देने का मतलब है कोई सामान 9 रुपये में बेच रहा है। 10 रुपये का सामान कितना में बेच रहा है, 9 में बेच रहा है, ठीक है। इधर भी देख लो 12.5% का लाभ का है, तो 12.5% का वैल्यू, जब मैं परसेंटेज पढ़ाऊँगा तो आपको समझ में आएगा। ये 12.5% का वैल्यू होता है 1/8, आपको याद ही हो जाएगा। लाभ का मतलब है कि 8 पे 1 रुपये का लाभ का मतलब 9 रुपये बेच रहा है 8 रुपये के सामान को, ठीक है। तो अब देखते हैं भैया MP पे 10% छोड़ दिया है, तो मैंने बताया कि MP और SP का रेशियो 10 से 9 हो जाएगा, क्योंकि MP पे 10% छूट का मतलब है, MP पे 10% छूट का मतलब है कि MP था 10 तो उसको बेचा 9 में, तो SP कितना आ गया अपना 9 आ गया। अब आते हैं इस पे, इसने बोला कि 12.5% का लाभ हुआ है, मतलब बेचने पे 12.5% का लाभ का मतलब है कि 8 रुपये का सामान था तो 9 रुपये में बिका है। तो आते हैं CP पे। CP कहने का मतलब है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस 8 रुपये था तो बेचा कितना में, 9 में। ये दोनों सेम है, दोनों सेम आ गया। अगर सेम नहीं होता दोनों को सेम करते हैं, तो रेशियो कितना आ गया तीनों का, 8:9:10, यानी कि 8 रुपये का सामान था, उसने मार्क प्राइस बनाया, उसको मतलब प्राइस बनाया 10 रुपये और बेचा कितने में, 9 रुपये में। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचता तो राम को कितना लाभ होता है, यानी कि अगर वो वस्तु को MP पे मार्क प्राइस पे बेच देता तो कितना लाभ होता। तो 8 रुपये का सामान था, मार्क प्राइस 10 रुपये है, तो लाभ होता 2 रुपये। तो 2 रुपये लाभ किस पे होंगे, 8 रुपये पे गुने 100। तो 2/8 गुने 100 करेंगे तो 2 चौका 8, मतलब हो गया 25%। क्वेश्चन हो गया खत्म। क्वेश्चन कुछ नहीं था, क्वेश्चन था कि 10% का छोड़ दिया, 12.5% का लाभ हुआ, तो अंकित मूल्य बेचता तो राम को कितना लाभ होता। तो CP, SP और MP का रेशियो निकालेंगे। इस क्वेश्चन को बनाने का एक तरीका और है, तरीके तो कई सारे होते हैं, लेकिन एक तरीका और है जो इसका बेस्ट तरीका मैं समझा देता हूँ, क्योंकि जब बड़ा डिजिट कोई बड़ा संख्या आएगा तो बहुत प्रॉब्लम होता है इस तरीके से बनाने में। तो करते क्या है, आपको पता होना चाहिए कि जो CP और जो MP का रेशियो होगा, ठीक है, वो आएगा उसने 100 में जो उसने छूट दी होगी, डिस्काउंट दिया होगा 100, और 100 पे जो उसने प्रॉफिट दिया होगा वो। ये दोनों CP और MP का ये रेशियो हो जाता है। तो CP और MP का रेशियो कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे CP और MP का जो रेशियो होगा, 100 में दिया है 10% का छूट, इसका मतलब उसने 90 में बेचा है,
और 100 पे प्रॉफिट दिया है 12.5% का, इसका मतलब उसने दिया है 112.5 में। तो सीपी से एमपी का रेशियो निकल के आ गया। अब बोला कि उसने अगर एमपी पे ही बेचा होता तो कितने का लाभ होता, तो सीपी 90 है, एमपी पे ही बेचेगा तो कितना लाभ कितना होगा 22.5 रुपये, कितने पे 90 पे गुने 100। ऐसे भी करेंगे तो भैया जीरो हटाएंगे, डबल जीरो आएगा, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 9 से काटेंगे तो कट जाएगा 25 मरतबे, 9 से काटेंगे तो कट जाएगा 25 से, तो आंसर हो जाएगा 25%। जो तरीका आपको अच्छा लग रहा है वो बनाइए। वैसे जब मैं सारा चैप्टर की क्लास लूँगा तो सब चैप्टर के बारे में अच्छे डिटेल्स बताऊंगा, अभी तो आप इतना ही समझिए कि ऐसे बनता है क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, पी क्यू आर इस केंद्र ओ वाले वृत्त में चक्रीय चतुर्भुज है, कौन पी क्यू आर और कौन पी एस आर 11:7 के अनुपात में है। तो पी क्यू इक्वल टू क्यू आर है तो कौन ओ पी क्यू ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। तो कोई भी एक सर्किल ले लीजिए, ठीक है, सर्किल में एक क्वाड्रिलेटरल बना दीजिए जिसको बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है, ये मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो इस चक्रीय चतुर्भुज में होता क्या है, चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के जो कोण होते हैं ये दोनों मिलके 180 डिग्री बनाता है, ये आपको पता होना चाहिए। सामने अगर कोण ए है, ये बी है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो ए प्लस बी है वो मिल के बनता है 180 डिग्री, ठीक है। तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट, और आपको पता होना चाहिए क्या इसमें, एक तो मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो कोण समान हैं, अगर ये दो कोण अगर इक्वल हैं तो दोनों भुजा, दोनों मतलब साइड भी इक्वल होंगे, या फिर दोनों साइड अगर इक्वल है तो दोनों कोण भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो तीसरा में क्या समझना है, किसी भी सर्कल में किसी एक आर्क से, किसी भी एक आर्क को पकड़ लीजिए, किसी एक आर्क से जो सरकमफेरेंस पे जो एंगल बनाता है, किसी भी एक आर्क से, ये मान लीजिए एक आर्क है, ये ए बी एक आर्क है, ये सेंटर है सर्कल का, मान लीजिए ओ। तो किसी भी एक आर्क से जो सरकमफेरेंस पे जो एंगल बनाता है, तो इसी सेम आर्क से अगर मैं सेंटर पे एंगल बनाऊं तो इसका दोगुना होता है। यानी कि अगर सरकमफेरेंस पे एंगल अगर x बन रहा है तो सेंटर पे एंगल बन जाएगा 2x। ये तीनों पता होना चाहिए, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो बना लेते हैं भैया। तो एक सर्किल बनाते हैं, उससे पहले सर्किल बना लेते हैं, एक सर्किल। तो सर्किल में एक क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। तो मैंने पहले ही कहा है कि मैं नया नया हूँ तो मैं सीख रहा हूँ अभी कि बनाते कैसे हैं। फिगर बनाना थोड़ा मुश्किल काम है मेरे लिए, बना रहा हूँ मैं फिर भी। चलिए फिर कैसे होगा, ये पी क्यू, ये आर एस हो गया। इन्होंने कहा कि कौन पी क्यू आर और पी एस आर का रेशियो दिया है 11:7, यानी कि ये पी क्यू आर का मतलब ये हो गया 11, ये हो गया 7। और अभी मैंने आपको सिखाया कि दोनों कोण मिलके 180 डिग्री बनाते हैं, 11 7 हो गया 18, तो 18 का वैल्यू हो गया 180, तो एक का वैल्यू हो गया 10। इसका मतलब ये 11 है नहीं, ये 110 है, ये 7 नहीं, 170 है, ठीक है। अब इसने कहा कि पी क्यू क्यू आर के बराबर है, यानी कि जो पी क्यू है ये क्यू आर के बराबर है, ठीक है, कर दिया बराबर मैंने। अब कह रहा है कि ओ पी क्यू ज्ञात करें। मान लीजिए कि इस सर्किल का कोई सेंटर है ओ, तो कह रहा है कि ओ पी क्यू ज्ञात करें, मतलब ओ पी यहाँ क्यू, ओ पी क्यू ज्ञात करें, ठीक है। अच्छा, पी से ना हम आर को मिलाते हैं, चलिए मिला देते हैं भैया। तो आपको इतना समझ में आ गया कि जो त्रिभुज पे ध्यान देंगे, त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर को देखें, त्रिभुज पी क्यू आर। तो त्रिभुज जो पी क्यू आर है, ये वाला देखिए, ये वाला, ये वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज में ना क्यू आर जो है पी क्यू के बराबर है। तो मैंने सिखाया किसी भी ट्रायंगल में अगर दो भुजा बराबर हो तो दोनों कोण भी बराबर होगा, यानी कि जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा, और 110
इसमें दिया हुआ है त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है, यानी कि एक एंगल अगर 110 है तो बाकी दोनों मिलकर 70 बनाएगा, और दोनों तो बराबर है, इसका मतलब ये भी 35 बनाएगा और ये भी कितना बनाएगा, 35 बनाएगा। अब मैंने आपको सिखाया है किसी भी ट्रायंगल में किसी एक आर्क हम मान लेते हैं PQ। एक मैं दिखा देता हूँ, जरा कलर चेंज कर लूँ जरा, चलिए ये मैंने कलर चेंज कर लिया। तो अगर ये आर्क है PQ आर्क देखा आपने, ठीक है, इस PQ आर्क से सरकमफरेंस पे कितना एंगल बना रहा है, तो आप बोलेंगे 35 डिग्री। ये 35 डिग्री बना रहा है ना, यानी कि अगर इसी PQ आर्क को पकड़ेंगे तो ये सेंटर पे उसका दोगुना बनाएगा, यानी कि सेंटर हो गया अपना O, तो सेंटर पे कितना बनाएगा, अगर ये 35 है तो सेंटर पे कितना बनाएगा, तो आप बोलेंगे सेंटर पे बनाएगा 70, सेंटर बनाएगा 70 डिग्री, ठीक है, 70 डिग्री। अब किसी भी ट्रायंगल में, ये देखिए ट्रायंगल है ना, तो ये तो ट्रायंगल ही है, ठीक है, POQ ट्रायंगल। अब देखेंगे ट्रायंगल POQ में POQ में है क्या, तो आप बोलेंगे PO जो है OQ के बराबर है। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है, तो रेडियस है, दोनों रेडियस है, दोनों बराबर होगा। तो हमको पता है कि एंगल POQ कितना है, तो आप बोलेंगे 70 डिग्री, जो मैंने अभी निकाला है। तो अगर ये 70 डिग्री है तो बाकी दोनों मिले कितना बनेगा, तो बोलेंगे 110 बनेगा। लेकिन 110 तो दोनों मिल के बनेगा ना, लेकिन दोनों तो बराबर है, यानी कि एंगल भी बराबर होगा। तो आप बोलेंगे एंगल POQ कितना आ गया, तो 70 डिग्री। तो किसी भी ट्रायंगल में अगर तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, तो अगर ये 70 हो गया तो बाकी दोनों मिले कितना बनेगा, तो 110 बनेगा। लेकिन चूँकि OQ के बराबर है तो बन जाएगा कितना 55 और 55, दोनों को सेम होना पड़ेगा, तो दोनों बनेगा 55, यानी कि क्वेश्चन में निकालना क्या था, एंगल OPQ, ये भी हो जाएगा 55। अगर हमसे पूछता कि एंगल OQP बताइए, तो ये भी हो जाता है 55। क्वेश्चन हो गया ख़त्म। अब आते हैं, चूँकि देखिए डायग्राम थोड़ा फ्रेश नहीं बन पाया तो इसके लिए सॉरी, और कोशिश करूँगा कि मैं थोड़ा इस पर हैबिट बना लूँ, मैं थोड़ा हैबिट हो जाएगा तो करेंगे बढ़िया से डायग्राम। अब बस समझ लीजिए किसी भी सर्किल में ना क्या होता है कि क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में होता है क्या कि आमने सामने के जो कोण होते हैं वो मिलकर 180 डिग्री बनाते हैं, ठीक है। और किसी भी सर्कल में किसी एक आर्क से अगर पेरीमीटर पे जो एंगल बनता है उसका दोगुना एंगल बनता है उसी आर्क से सेंटर पे, ठीक है। और तीसरा कॉन्सेप्ट क्या था इसमें, किसी भी ट्रायंगल में अगर दो भुजा बराबर है तो दोनों कोण भी बराबर होगा। इस तीनों कॉन्सेप्ट से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन हो गया सॉल्व। एक बार फिर से देखेंगे रिपीट मोड में तो समझ में आएगा, वैसे थोड़ा सा डायग्राम गड़बड़ हो गया तो मैं सीख लूँगा डायग्राम धीरे धीरे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है। एक प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को पार करने के लिए 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली 450 मीटर लंबी ट्रेन में कितना समय लगेगा। अच्छा, एक बात बताइए, जब भी किलोमीटर प्रति घंटा हो तो आप उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या करेंगे, 54 गुने 5/18। आप ना आज से याद रख लीजिए, अगर किलोमीटर पर आवर दिया है और उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो आप ये देख लीजिए कि 18 का कितना मल्टीपल दिया हुआ है। जितना 18 का मल्टीपल होगा उतना ही मीटर पर सेकंड में वो 5 का मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन में है क्या, क्वेश्चन में ये 54 बन रहा है। 54 कहने का मतलब है 18 का मल्टीपल है, 18 का थर्ड टाइम मल्टीपल है, यानी कि 5 का 3 गुना मेरा मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अगर ये 18 का 3 गुना 54 है तो 5 का 3 गुना होता है 15, तो आ गया 15 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड में आंसर आ गया खटाक से। कैसे करेंगे, देखेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में कितना दिया हुआ है। ये 18 का 3 गुना है, यानी कि 18 का 3 गुना है तो मीटर पर सेकंड में 5 का 3 गुना हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। जब मैं टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ाऊंगा तो आपको पूरा समझ में आएगा, अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए। अब क्वेश्चन में निकालना क्या है, टाइम इक्वल टू, आपको पता है कि टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, तो आप बोलेंगे डिस्टेंस दिया हुआ है 450 मीटर। स्पीड कितना निकल के आया है, 15 निकल के आया है। दोनों को काटेंगे, कटाकोटी कीजिए तो फिर आ जाएगा 30 सेकेंड, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ख़त्म। क्वेश्चन बहुत ही आसान था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, तो ये क्वेश्चन भी इजी है, पर क्वेश्चन में कुछ समझाना पड़ेगा जो मैं समझाता हूँ आपको। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। एक राशि साधारण ब्याज की निश्चित दर पे 10 वर्षों में 75% बढ़ जाती है, मतलब 100 रुपये का सामान है 72 बन जाएगा 10 साल में, ठीक है। समान राशि पे प्रति वर्ष साधारण ब्याज की समान दर से 6 वर्षों में कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी, ठीक है। आपको
एसआई का फार्मूला पता है क्या? तो बोलेंगे हाँ पता है। होता क्या है? P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, ऐसे हम लोग करते हैं तो ये निकल के आता है एसआई मतलब इंटरेस्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन में इसने क्या किया है कि बोला कि समान राशि है, मतलब जो प्रिंसिपल है ना वो सेम है, मतलब कांस्टेंट है, तो इसको काट देंगे। ठीक है, इसने बोला है कि दर भी समान है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है, तो इसको भी काट देंगे। यानी कि जब दोनों कट गया ना, तो जो इंटरेस्ट होगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के, मतलब जिस रेशियो में इंटरेस्ट बढ़ेगा उसी रेशियो में टाइम भी बढ़ेगी, जिस रेशियो में इंटरेस्ट घटेगा उसी रेशियो में टाइम भी घटेगी। ठीक है, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करने का मतलब है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे इंटरेस्ट भी बढ़ेगी, जैसे जैसे टाइम घटेगा वैसे वैसे इंटरेस्ट भी घटेगी। ठीक है, यानी कि जो रेशियो टाइम का होगा वही रेशियो इंटरेस्ट की भी होगी। तो हम देखते हैं भैया टाइम की रेशियो क्या है, तो आप बोलेंगे टाइम जो है वो 10 साल से 6 साल करना है मेरे को। ठीक है, तो टाइम जब 10 साल से 6 साल करना है तो जो इंटरेस्ट हो जाएगा वो भी 10 से 6 का रेशियो का मतलब हो गया, इसका रेशियो कितना हो गया 5:3। यानी कि टाइम अगर 10 से 6 हुआ है तो इंटरेस्ट भी 5 से 3 हो जाएगा। पर इंटरेस्ट पहले कितना था, तो आप बोलेंगे 75। 75 का मतलब है 5 का 15 से गुना, यानी कि जो आंसर होगा वो भी 3 का 15 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 45, मतलब लग जाएगा हम लोग को 45%, तो हो जाएगा 45%। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन हो गया ख़त्म। आशा करता हूँ कि आपको सब समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है, अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड लोग के साथ में। और भी बढ़िया बढ़िया, अभी तो पार्ट 3 हुआ है, अभी पार्ट 4 कल आ जाएगा, तो आप थोड़ा बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जब भी वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और थोड़ा दोस्तों के साथ थोड़ा शेयर किया कीजिए। देखिए मैं इतना अच्छा कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग शेयर करते होंगे, और थोड़ा शेयर किया कीजिए, थोड़ा बताया कीजिए सबको मेरे बारे में। ठीक है, हाँ थोड़ा डायग्राम में मुझे प्रॉब्लम है, डायग्राम थोड़ा सा बन नहीं रहा है ठीक से, इस पर मैं जो पेन टैब इस्तेमाल कर रहा हूँ डायग्राम ठीक से बन नहीं रहा है, क्योंकि ये मेरा नया नया है तो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। अभी तो मेरा तीसरा वीडियो है, धीरे धीरे सब सीख जाऊँगा। और चलिए अभी के लिए आपको थैंक यू, बाय।